नमस्कार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आइए आज हम लोग करते हैं हिस्ट्री से और इसमें देखेंगे पहला हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि बीपीएससी में सबसे बड़ा सेगमेंट हिस्ट्री है और फ्रीडम स्ट्रगल बोलिए या मॉडर्न हिस्ट्री बोलिए, इससे 20 से 25 प्रश्न रहता है। ठीक है, इसीलिए आइए 1857 की क्रांति से आज आरंभ करते हैं। और 1857 क्रांति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1857 की प्रकृति देखेंगे, नेचर देखेंगे और इसमें देखेंगे कौन से विद्वान 1857 की क्रांति का बारे में क्या बोले हैं, क्या तथ्य दिए कि 1857 की क्रांति क्यों हुआ, इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं सैन्य विद्रोह। पहला कि सैन्य विद्रोह 1857 की जो क्रांति है ये सैन्य विद्रोह था। ये कौन कौन बोले हैं, कौन कौन से विद्वान बोले? ट्रेवेलियन बोले हैं, लॉरेंस, सिले, मॉनसन, ईश्वरी प्रसाद और मुंशी जीवनलाल। ये बोले हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो एक सैन्य विद्रोह था। ठीक है, वहीं पे जवाहरलाल नेहरू, डफ, वेल और नॉर्टन बोलते हैं कि नहीं, 1857 की जो क्रांति है वो जन विद्रोह था, क्योंकि इसमें जनता भी शामिल हो गए थे आगे चलकर। ठीक है, धार्मिक विद्रोह, रिक्स महोदय बोलते नहीं, 1857 की जो क्रांति है ये धार्मिक विद्रोह था, क्योंकि इसमें से धर्म से रिलेटेड भी कुछ इसमें देखेंगे, कारण देखेंगे 1857 की क्रांति में, और इसमें धार्मिक मामला भी जुड़ा हुआ था। इसलिए रिक्स महोदय बोलते नहीं, 1857 की जो क्रांति है वो एक क्या था, वो धार्मिक विद्रोह था। वहीं पर टी.आर. होम्स महोदय बोलते हैं कि सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष था, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट करना आरंभ कर दिए थे। तो ये बोलते हैं सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य क्या था, एक संघर्ष था 1857 की क्रांति। तो वहीं पर रॉबर्ट की बोलते हैं कि गोरे एवं काले के मध्य संघर्ष था या नस्लवादी संघर्ष था। गोरे एवं काले, जैसे अभी भेदभाव छुआछूत में चलता है, ऊंच और नीच में, बड़े जाति छोटे जाति में एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, छोटा लोग बड़ा लोग से करता है, उसी तरह वहां पे क्या था, गोरे और कालों के बीच एक संघर्ष था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पर अशोक मेहता और बेंजामिन डिसरेली महोदय बोलते हैं क्या, कि 1857 की जो क्रांति है वो राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 की क्रांति जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर जेम्स ऑटम और F.W. टेलर महोदय बोलते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो क्या है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। 1857 की क्रांति क्या है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। कौन बोलते हैं? जेम्स ऑटम और F.W. टेलर बोलते हैं कि 1857 की जो क्रांति है ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। ठीक है, तो वहीं पे कुपलैंड बोलते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो मुस्लिम षड्यंत्र है। इनका कहना है कि 1857 की जो क्रांति था वो मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, तो वहीं पर बी.डी. सावरकर बोलते हैं, वीर दामोदर सावरकर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये 1857 की जो क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। 1857 की जो क्रांति है वो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। ये कौन बोलते हैं? बी.डी. सावरकर जी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, और 1957 में भारत सरकार द्वारा एक कमेटी गठित किया जाता है। ठीक है, 1957 में भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार तथा सुकुमार सेन को 1857 की प्रकृति को विश्लेषित करने के लिए एक नियुक्त किया जाता है। किसे? R.C. मजूमदार और सुकुमार सेन को 1857 की प्रकृति को विश्लेषित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इन्हें बोला जाता है, जाइए 1857 की प्रकृति को अब विश्लेषित कीजिए, बताइए 1857 की क्रांति क्यों हुआ था। तो यहाँ पे R.C. मजूमदार महोदय बोलते हैं कि ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। बोलते हैं कि 1857 की जो क्रांति था वो ना तो प्रथम था भारत में, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जा सकता है। अगर इसे प्रथम बोल देंगे तो 1856 देख लीजिए, इधर 1856 में झारखंड में संथाल विद्रोह देख लीजिए, संथाल के क्षेत्र में अगर इसे प्रथम बोलेंगे तो 1856 का संथाल विद्रोह क्या था, यहाँ प्रश्न चिन्ह उठ जाता है।
ठीक है। तो वहीं पे सुकुमार महोदय बोलते हैं कि ना तो प्रथम, ये भी बोलते हैं कि 1857 की क्रांति था, ये भी प्रथम नहीं था, ठीक है। और ना ही राष्ट्रीय, लेकिन भारत में स्वतंत्रता संग्राम था, भारत में स्वतंत्रता संग्राम था, ये बोलते हैं भारत में स्वतंत्रता संग्राम था, और ये बोलते हैं कुछ भी नहीं था। आर.सी. मजूमदार महोदय बोलते हैं ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। लेकिन सुकुमार महोदय बोलते हैं कि इसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, ठीक है। तो यह मार्क्सवादी विचारधारा भी अलग ही विचारधारा है, इनका मत कुछ तो अलग ही रहता है। इनका मत है मार्क्सवादी विचारधारा, जिसे हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा बोलते हैं। इनका कहना है कि 1857 की जो क्रांति था, इस सैनिक और कृषकों का साम्राज्यवादियों और सामंतवादियों के विरुद्ध एकीकृत क्या था, विरोध था। साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार और सामंतवादी जो यहाँ के जमींदार लोग था, उच्च वर्ग लोग था, जो धनाढ़ लोग था, अमीर लोग जो था, जो कब्जा करके रखे हुए थे लोग था, ठीक है। उनका कहना है कि सैनिक और कृषक लोग का एकीकृत क्या था, एक प्रतिरोध था इन दोनों के विरुद्ध, जिसका मुख्य उद्देश्य था, क्या था मुख्य उद्देश्य, वैधानिक स्वतंत्र, वैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत जनतंत्र की स्थापना करना था। वैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत जनतंत्र की स्थापना करना था। यानी जो मत है ये पूरनमल जोशी जी का मत है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति सैन्य विद्रोह के रूप में तो आरंभ हुआ था, आप सबको पता होगा 1857 की क्रांति सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, और आगे चलकर क्या हुआ, ये जन विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे जाके जनता लोग भी इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह विद्रोह राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन प्रवर्ती काल में राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। 1857 की क्रांति कहना है कि 1857 की क्रांति जो था वो राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि सब अपना अपना जो राजशाही था, जो रजवाड़ा लोग थे, अपना अपना राज्य को बचाने के लिए सब लोग रहे थे। लेकिन आगे जाके प्रवर्ती काल में क्या हुआ, ये राष्ट्रवाद के प्रतीक बन गया। 1857 की क्रांति क्या हो गया, राष्ट्रवाद के प्रतीक बन गया। यहां से सबको प्रेरणा मिलने लगा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का, ठीक है। तो आइए आगे आरंभ करते हैं। यह विद्रोह अप्रगतिशील विद्रोह था। क्या था, अप्रगतिशील, प्रगतिशील नहीं हुआ, जहां तहां से आरंभ हो गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक जन विद्रोह के रूप में शामिल हो गया, क्योंकि यह विद्रोह एक नई व्यवस्था के स्थान पर प्राचीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए किया गया था। ब्रिटिश लोग क्या करने लगे थे, यहाँ के जो प्राचीन व्यवस्था था उसे धीरे धीरे नष्ट करने लगे, यहाँ के परंपरा को नष्ट करने लगे और यहाँ के जो धार्मिक मान्यता था, यहाँ की परंपरा था, उसे वो लोग बदलना चालू कर दिए। तो क्या हुआ, इसी के खिलाफ तक जो विद्रोह हुआ इसी के खिलाफ था। इनका कहना है नई व्यवस्था, जो ब्रिटिश लोग जो नई व्यवस्था ला रहे थे उस व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन था, आगे बढ़ता है, ठीक है। यह कहना, यह विद्रोह अप्रगतिशील विद्रोह था, क्योंकि यह विद्रोह एक नई व्यवस्था के स्थान पर प्राचीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए किया गया था, ठीक है। आइए अब देखते हैं विद्रोह का क्या कारण था। 1857 की विद्रोह का कारण देखते हैं। पहला क्या कारण है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखते हैं क्या था, अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार की नीति। अंग्रेज लोग धीरे धीरे बढ़ना चालू कर दिए, पूरा भारत में धीरे धीरे अंग्रेज लोग कब्जा करने लगे रहे थे, सभी राजा रजवाड़ा को धीरे धीरे हड़पना चालू कर दिए। ये राजनीतिक कारण हो गया। दूसरा बोलता है लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। दूसरे राज्य को हड़प ले लेते थे। कैसे लेते थे हड़प, कुशासन के आधार पर। इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, इनका कहना था कि किसी राजा के यहाँ अपना उसका वैध संतान नहीं होता था, न पुत्र नहीं होता था, क्या लेते थे, गोद लेने का प्रचलन था, आज भी हमारे परंपरा में है भारत में। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश लोग बोले जिसका वैध संतान नहीं है उस राज्य को
ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये भी एक कारण था, हड़प नीति। दूसरा यहां पे था कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया था। पहला तो इसका अवधि मित्र बना था ब्रिटिश का, और कुशासन के आधार पर अवध को ही विलय कर लिया गया था। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से अलग कर दिया गया तथा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। क्या कर लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1856 में कुशासन के आधार पर जो वहाँ का अवध का जो शासक था वाजिद अली शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, उसे हटा दिया गया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। ठीक है। अंग्रेजों का जो प्रथम मित्र था बताए थे, वो प्रथम मित्र जो था वो अवध ही बना था। ठीक है। और अवध का अंतिम जो शासक बना वो कौन था? वाजिद अली शाह। बताए थे वाजिद अली शाह को ब्रिटिश लोग हटा के अपना कब्जा कर लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट था वो था उपाधियों एवं पेंशनों की समाप्ति। उपाधि और पेंशन की समाप्ति कर दिया गया। यहां क्या बोला गया कि नहीं, जिसका वैध संतान नहीं होगा उसका अब राज्य का अधिकार नहीं होगा, वो राजा अब नहीं बन सकता है। तो अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब यानी इनका वास्तविक पुत्र नहीं था, गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहेब, का पेंशन बंद कर दिया गया था तथा बहादुर शाह को अंतिम मुगल सम्राट घोषित किया गया तथा इसके उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करने की आज्ञा भी दिया गया। यहाँ पे बहादुर शाह जफर को बोला गया कि आप अंतिम राजा हैं, अब आप यहाँ से खाली कीजिए। इसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी था उनको लोग खाली करने के लिए बोल दिए थे। तो यहाँ पे उपाधियों एवं पेंशनों की समाप्ति भी हो गया था, ये भी एक कारण। पांचवा कारण था पंजाब एवं सिंध का विजय। पंजाब एवं सिंध का विजय। ठीक है। सिंध को लॉर्ड एलनबरो ने विजित किया, जबकि पंजाब को अंतिम रूप से लॉर्ड डलहौजी द्वारा विजित कर लिया गया था। सिंध को कौन जीते थे? लॉर्ड एलनबरो, और पंजाब को लॉर्ड डलहौजी द्वारा जीत लिया गया था, यह भी एक कारण था। छठा जो कारण था वो आर्थिक कारण था। क्या था? आर्थिक कारण। इसमें भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था। कैसे हो रहे थे? यहाँ का जो उद्योग धंधा था सबको नष्ट कर रहे थे। यहाँ से कच्चे माल उठा के ले जा रहे थे ब्रिटेन, और वहाँ से फैक्ट्री से उस उत्पादन करते थे, ला के भारत में बेचते थे। धन का निष्कासन हो रहा था। यहाँ का वस्तु उठा के ले जाते थे बाहर अपने देश में, और वहाँ से फिर उत्पादन करके लाते थे और फिर भारत में ही बेचते थे। सिल्क एवं कुटीर उद्योग, जहाँ छोटे छोटे सिल्क एवं कुटीर उद्योग था उसे क्या करते थे? विनाश कर दिए थे ब्रिटिश लोग। अगर यहाँ विनाश नहीं करते तो अपना देश में फैक्ट्री कैसे लगाते? ब्रिटेन कैसे इतना विकसित होता? ये भी कारण था। स्वचालित राजस्व व्यवस्था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कारण। सातवां पॉइंट है सामाजिक कारण। 1857 की जो क्रांति था वो सामाजिक कारण। नस्ल भेद की भावना। इसमें नस्ल भेद की भावना था, गोरे एवं कालों का भेदभाव। अंग्रेजों में सामाजिक सुधार का प्रयास। अंग्रेज लोग क्या किए? सामाजिक सुधार का प्रयास किए। धीरे धीरे प्राचीन व्यवस्था था उसे धीरे धीरे बदलना चालू कर दिए। सती प्रथा वगैरह जो था सबको बदलना चालू कर दिए। ठीक है। मध्यस्थ वर्गों का परिचय। यहाँ मध्यस्थ वर्ग मतलब परिचय मतलब कौन सा? जमींदार लोग। जमींदार लोग को ये लोगों ने परिचय दिया जमींदारी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था जो जमींदारी व्यवस्था, ये सब क्या था? इस लोग परिचय दिए। ये भी कारण था सामाजिक कारण। इसकी वजह से बहुत जगह आंदोलन भी हुआ और आगे चलकर क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम दंगा में बदल भी गया। तो एक सामाजिक कारण ये भी हुआ। आठवां जो पॉइंट है वो है प्रशासनिक कारण। इसमें बोला जाता है प्रशासन में उच्च पद भारतीयों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रशासनिक कारण में क्या था? प्रशासन में उच्च पद जो था वो भारतीयों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों किया गया प्रतिबंधित? क्योंकि बोला गया था कि 500 पाउंड से ऊपर के जो भारतीय लोग होते हैं पद धारण नहीं कर सकते, वो लोग भ्रष्ट होते हैं। ठीक है। 1783 में अधिनियम तो बोलता है 1783 के अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय को 500 पाउंड से ऊपर का पद नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा?
क्योंकि भारतीय लोग भ्रष्ट होते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुसार सभी भारतीय भ्रष्ट हैं। प्रशासन में उच्च पद एडीएम तथा सेना में उच्च पद सूबेदार था। इनका कहना था कि सभी जो भारतीय हैं वो भ्रष्ट होते हैं, 500 पाउंड से ऊपर का जो पद नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा घोटाला कर देंगे। आज भी देखिए रहे भारत में। और दूसरा जो इसका कारण था 8वां पॉइंट का, वो जटिल न्याय व्यवस्था हो गया था। परंपरागत न्याय व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था था, वो हमारा चला हुआ था। अब यहाँ पे न्याय व्यवस्था आ गया तो एक जटिल बन गया था यहाँ पर शुरू में। तो ये भी कारण था। 9वां जो कारण है वो है सैन्य कारण। सैन्य कारण क्या है? सेना में नस्लवाद की भावना, गोरे एवं कालू का बीच भावना हो गया था। सेना में धार्मिक चिन्हों का प्रतिबंध, जो सिख लोग पगड़ी बांधते हैं उन लोगों को आप चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे धार्मिक चिन्हों का प्रतिबंध लगा दिया गया। 1859 का डाक अधिनियम, जिसके अनुसार सेना के निःशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया गया था। पहले सेना जो शामिल थे, सेना में शामिल थे, उन लोगों को डाक, निःशुल्क डाक भेजा था, चिट्ठी भेजा जाता था निःशुल्क। अब बोला इसको समाप्त करके बोला अब निःशुल्क नहीं देंगे। एक ये भी कारण बन गया। 4था इसका कारण था 1856 का जनरल इंटाइटलमेंट एक्ट, जनरल इंटाइटलमेंट एक्ट, जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को, यहाँ सैनिक में 2 कर दिया गया, सैनिकों को समुद्र पार भेजा जा सकता था। यानी कि पहले भारतीय सैनिक को समुद्र पार यानी दूसरे देश जाना हराम समझिए, जिसे इस्लाम में बोलता है ना हराम है, उसी तरह यानी कि अच्छा नहीं माना जाता था भारतीय में। क्योंकि जाएंगे दूसरा देश, समुद्र पार ये देश जाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, क्योंकि उस दूसरे देशों में मांस मछली खाया करते थे। इसलिए यहाँ बोला गया था कि नहीं जाया जाएगा। ठीक है, देख ये भी कारण बन गया था। जो 10वां जो कारण था वो था धार्मिक कारण। ठीक है, ईसाई मशीनरियों की गतिविधियां, ईसाई मशीनरी की जो गतिविधियां था वो धीरे धीरे बढ़ना आरंभ हो गया था। ये पैर पसारना आरंभ कर दिए गए ये थे। किस लिए? धर्म परिवर्तन के लिए। कहाँ का धर्म परिवर्तन करते थे? जो दबे कुचले लोगों को के पास जाते थे, वो लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करते थे। दूसरा पॉइंट था भारतीय देवी देवताओं एवं धार्मिक परंपराओं की आलोचना करना आरंभ कर दिए थे और इन्हें बुराई करना आरंभ कर दिए थे और अपना धर्म प्रचार आरंभ कर दिए और अपने धर्म में सबको मिलाना आरंभ कर दिए थे। इस ईसाईकरण का प्रयास, अब यहाँ धर्म प्रचार करेंगे, ईसाईकरण तो करवे करेंगे, ये भी एक कारण। 4था पॉइंट जो था ये महत्वपूर्ण एक और पॉइंट था। इसमें बोला था 1850 का उत्तराधिकार कानून, जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन से पैतृक संपत्ति से हिस्सा समाप्त नहीं होगा। अपना धर्म प्रचार करते करते ईसाईकरण सबको करना आरंभ कर दिए गए और 1850 में उत्तराधिकार कानून आया और इसमें बोला गया कि अब कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करेंगे तो उसका जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, उससे उसका हिस्सा जो है वो समाप्त नहीं होगा। आप धर्म परिवर्तन भी कर लीजिए और आपका हिस्सा भी मिलेगा। लेकिन भारतीयों का कहना था अगर मेरा बेटा अगर धर्म परिवर्तन करेगा तो हम उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे। तो लोग डर से लोग नहीं करते थे। लेकिन यहाँ 1850 में उत्तराधिकार कानून बन गया। इसके तहत बोला गया कि आप अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपका जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उससे आपका हिस्सा जो है समाप्त नहीं होगा। चलिए 11वां पॉइंट देखते हैं आप, तत्कालीन कारण। 1857 का जो सबसे बड़ा जो कारण था वो तत्कालीन कारण था। क्या था? चर्बीदार कारतूस था। ठीक है, क्या था चर्बीदार कारतूस? सितंबर 1856 में सेना में ब्रोन बेस राइफल के स्थान पर इंटाटल राइफल का प्रयोग किया गया, जिसके कारतूस को क्या होता था? मुंह से काटा जाता था। कारतूस को मुंह से काटा जाता था। ठीक है, तथा यह प्रचलित हुआ कि इस कारतूस में गाय एवं सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया है। जो पहले था क्या? ब्रोन बेस राइफल था और उसके बाद क्या आया? इंटाटल राइफल आ गया और इसका जो कारतूस था वो क्या था? मुंह से काटा जाता था और मुंह से काट के लगाया जाता था और
चलाते थे कारतूस को राइफल में। और इसमें क्या प्रचलित हुआ धारणा कि जो इसका जो कारतूस है उसमें क्या गाय और सुअर का चर्बी मिलाया हुआ है। और गाय और सुअर का चर्बी मिलाया हुआ है और इसको हम मुंह से काटते हैं तो हमारा जो धार्मिक भावना है वो तो आहत होगा ही। हम कैसे, हिंदू में बोला हम तो गाय तो खाएंगे नहीं, मुस्लिम बोला हम तो सुअर खाते हैं ही नहीं, तो फिर हम चर्बी से लगा हुआ है तो हम मुंह से कैसे सटाएंगे। तो यहाँ पर युद्ध हुआ, यही था चर्बीदार कारतूस का मामला। ठीक है, चर्बी का प्रयोग किया गया था जिसके हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावना क्या हुए, आहत हुआ। तथा सैनिकों, यह समय से कर लीजिएगा, सैनिकों ने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या होता, जो सैनिक लोग थे चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिए, जिसके फलस्वरूप विद्रोह क्या हुआ, आरंभ हो गया। ठीक है, 29 मार्च को बैरकपुर के जो था 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना होता है। ठीक है, NIA यानी नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना होता है। ठीक है, 29 मार्च को बैरकपुर के 34 नेटिव इन्फेंट्री सेना के जवान मंगल पांडे, पूछेगा मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे ने अपने एडजर्मेंट जनरल वाद कमांडर हेयर से पर क्या किया, गोली चला दिए चर्बीदार कारतूस के मामले को लेकर, जिसमें हेयर से की क्या हुआ, मृत्यु हो गया। ठीक है, इस घटना को लेकर क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया तथा इसे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद स्वीकार किया जाता है। मंगल पांडे जी को अब यहाँ क्या किया जाता है, जब अपने जो कमांडर थे हेयर से इसको गोली मार देते तो मर जाता है, तो मंगल पांडे जी को यहाँ की क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, उन्हें फांसी दे दिया जाता है। 1857 का प्रथम जो शहीद बोला गया है वो मंगल पांडे जी को बोला गया। ठीक है, तो 1857 के प्रथम शहीद व्यक्ति कौन हुए, तो मंगल पांडे हुए। आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को मेरठ के 3rd लाइट कैवलरी के 85 सैनिकों ने, समय से कर लीजिएगा, यहाँ पे सैनिक में हल्का सा मेरा गलती से छूट गया है। 3rd लाइट कैवलरी के 85 सैनिकों ने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब 3rd लाइट कैवलरी के 85 सैनिकों का क्या थे, चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से जब इनकार कर दिए तो क्या हुआ, इस रेजिमेंट को ही भंग कर दिया गया और 85 सैनिकों को कठोर दंड दिया गया। ये 3rd लाइट कैवलरी जो रेजिमेंट था इसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया और 85 सैनिकों को कठोर सजा दिया गया, दंड दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से आरंभ होता है 10 मई को मेरठ से सैनिक विद्रोह आरंभ होता है। 1857 की क्रांति सैनिक लोग विद्रोह कर देते हैं। यहाँ से 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया तथा बंदी जो सैनिक थे, किसका, 3rd लाइट कैवलरी का, उस सैनिकों को क्या कहिए, छोड़ाएं। जो 80 को कठोर दंड दिया गया था वो लोग को छोड़ाएं, दिल्ली की ओर प्रस्थान लोग कर जाते हैं। ठीक है, कहाँ, मेरठ के सैनिक लोग, जो 80 को जो सैनिक बंदी बनाए हुए थे ये लोग के छोड़ाते हैं और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है, बाद में 3rd लाइट शामिल भी हो गए। बाद में जो 80 लोगों को छोड़ाया जाता है ये लोग भी क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जो सैनिक लोग थे 11 मई को दिल्ली पहुंचते और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली के पॉलिटिकल एजेंट साइमन फ्रेजर तथा दिल्ली के शस्त्रागार जनरल बिलोबी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सैनिक लोग 11 तारीख को पहुंचते हैं दिल्ली और वहाँ के शस्त्रागार जो रहता है कौन, बिलोबी और पॉलिटिकल एजेंट साइमन फ्रेजर और जनरल बिलोबी को मार देते हैं। अगले दिन क्या होता है,
बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है तथा बख्त खां को अंतिम क्या बोलते हैं बख्त खां के अधीन 10 सदस्यीय प्रतिसज्जन परिषद की स्थापना किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, देख लिए 1857 की क्रांति कहां से आरंभ हुआ? 10 मई को हुआ मेरठ से। ठीक है, 11 मई को पहुंचते कहां? दिल्ली, और दिल्ली पर कब्जा करते हैं वहां पर, और पॉलिटिकल एजेंट साइमन फ्रेजर और शास्त्रागार जनरल बिलोबी की हत्या कर देते हैं। उसके बाद बहादुर शाह जफर को क्या किया जाता है? सम्राट घोषित कर दिया जाता है भारत का, और बख्त खां के अधीन 10 सदस्यीय प्रतिसज्जन परिषद की स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ? 4 जून को लखनऊ, 5 जून को कानपुर, 6 जून को झांसी विद्रोह, सैनिक विद्रोह पहुंच जाता है। ठीक है, विद्रोह का क्रम देखते हैं। 10 मई को मेरठ से आरंभ होता है, 11 मई को दिल्ली पहुंचता, 4 मई को लखनऊ, 5 मई को कानपुर और 6 मई को झांसी पहुंचता है। उसके बाद सभी जगह 1857 की क्रांति आरंभ हो जाता है। 1857 की क्रांति में 2,40,000 भारतीय पैदल सेना शामिल थे। क्रांति में 1857 की क्रांति में कितना सेना शामिल थे? 2,40,000 सेना शामिल थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो देख ली कहाँ से आरंभ हुआ था? 10 मई को मेरठ से, उसके बाद 11 मई को दिल्ली, 4 मई को लखनऊ, 4 जून को, 10 मई को मेरठ से आरंभ हुआ, 11 मई को दिल्ली और 4 जून को लखनऊ और 5 जून को कानपुर और 6 जून को झांसी सैनिक विद्रोह पहुंचता है। उसके बाद 6 जून के बाद सभी जगह पहुंच जाता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में 2,40,000 पैदल सेना शामिल थे। ठीक है, अब 1857 का विद्रोह का स्थल देखते हैं, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दमन कौन किए। ठीक है, पहला दिल्ली। दिल्ली में नेतृत्वकर्ता विद्रोह का जो विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति हुआ, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? औपचारिक जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, जबकि वास्तविक जो थे वो बख्त खां थे। ठीक है, इसका जो दमन करते हैं वो निकोलसन और हंसन द्वारा किया जाता है, दबाया जाता है इस आंदोलन को। ठीक है, कानपुर में औपचारिक जो थे नाना साहेब और वास्तविक तात्या टोपे थे। ऐसे कैम्पबेल द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। वहीं लखनऊ में औपचारिक बिरजिया कादिर और इसे नवाब घोषित कर दिया जाता है, बिरजिया कादिर को, और वास्तविक जो था बेगम हजरत महल थी। ठीक है, तो लखनऊ में औपचारिक जो कौन थी? बिरजिया कादिर थे, इसे नवाब घोषित कर दिया जाता बिरजिया कादिर को, जबकि वास्तविक जो सत्ता था वो बेगम हजरत महल में था, और इसे भी कैम्पबेल द्वारा दबा दिया जाता है इस आंदोलन को। ठीक है, तो मैं झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई आंदोलन को अपने हाथों में लेती है, इसे सर हीरो द्वारा दबाया जाता है, दमन किया जाए इस आंदोलन को। इलाहाबाद में लियाकत अली, मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह, बरेली में खान बहादुर शाह और फैजाबाद में अहमद उल्ला, ये 5 जगह। ठीक है, ये 5 आंदोलन जो हुआ, इसको पांचों को कर्नल नील द्वारा दबाया गया था। कहाँ कहाँ एक बार फिर से देखिए, इलाहाबाद में लियाकत अली, मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह, बरेली में खान बहादुर शाह, फैजाबाद में अहमद उल्ला, और ये जो 5 आंदोलन हुआ इसे किसके द्वारा दबाया गया? कर्नल नील द्वारा दबाया गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है फतेहपुर। फतेहपुर में अजीमुल्ला, इसे जनरल रेनॉल्ड द्वारा दबाया गया। उसके बाद है पटना में पीर अली और जगदीशपुर कुंवर सिंह, ये दोनों था बिहार का क्षेत्र था। ठीक है, पटना में पीर अली और जगदीशपुर में कुंवर सिंह या अमर सिंह दोनों थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। इसे
टेलर और अय्यर द्वारा दबाया गया आंदोलन को बिहार में। संबलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र साई अपने हाथ में नेतृत्व किए आंदोलन 1857 की क्रांति का। इसे जेम्स रोल द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का दमन कौन कहाँ किए, बहुत शॉर्ट में देखें और विस्तृत रूप से देखते हैं। सितंबर 1857 में निकोलसन एवं हंटसन ने दिल्ली को पुनः विजित किया। 1857 की क्रांति में 11 तारीख को सैनिक लोग कब्जा कर लिए थे दिल्ली को, तो क्या बोलते हैं, निकोलसन और हंटसन द्वारा दिल्ली को पुनः विजित कर लिया जाता है, जिसमें निकोलसन की क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। अतः प्रतिशोध स्वरूप हंटसन क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र, 2 बेटे को और 1 पौत्र को, यानी पुत्र के पुत्र को मार दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। बोलते हैं आप भारत खाली कीजिए और सीधा रंगून जाइए बर्मा। ठीक है, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर से देखिए, सितंबर 1857 में निकोलसन एवं हंटसन ने दिल्ली को पुनः विजित किया। 11 तारीख को कब्जा कर लेते हैं, 11 मई को दिल्ली को कब्जा कर लेते हैं, बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर देते हैं सैनिक लोग। तो यहाँ क्या कहता है, निकोलसन और हंटसन को वहाँ नियुक्त किया था दमन करने के लिए आंदोलन को, और दोनों जाके दिल्ली को जीत लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, निकोलसन की मृत्यु हो जाता है। निकोलसन की जब मृत्यु होता है तो हंटसन गुस्सा में आता है, प्रतिशोध लेता है और क्या करता है, बहादुर शाह जफर के 2 बेटे को मार देता है और 1 पौत्र को मार देता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 2 पौत्र मिलेगा और 1 बेटा मिलेगा। ठीक है, तो 2 पुत्र और 1 पौत्र को मार डाला जाता है और बहादुर शाह जफर को बोला जाता है कि आप भारत जाइए, भारत से आप सीधा रंगून जाइए। ठीक है, और उन्हें रंगून बर्मा भेज दिया जाता है। कैम्पबेल ने लखनऊ एवं कानपुर के विद्रोह को दमन किया और कर्नल नील ने इलाहाबाद से दिल्ली तक के क्षेत्र को विद्रोह का दमन किया। ठीक है, अभी बताए थे कर्नल नील 5 जगह के किए थे। कर्नल नील ने इलाहाबाद से दिल्ली तक के क्षेत्रों को विद्रोह का किए, दमन किए, जबकि कैम्पबेल ने लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दमन किए। टेलर और अय्यर ने पटना और जगदीशपुर के विद्रोह का किए, दमन किए। बीपीएससी के लिए ये रहेगा, टेलर और अय्यर कहाँ पर, पटना और जगदीशपुर। जगदीशपुर में कौन, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, सर हीरो ने झांसी और ग्वालियर को विजित किया और यहाँ लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई को सर हीरो द्वारा ही मार दिया जाता है। ठीक है, फतेहपुर को विद्रोह जनरल रेनॉल्ट द्वारा दमन किया गया, जबकि संबलपुर के विद्रोह को जेम्स रोल ने दमन किया। उसका क्या होता है, जुलाई 1858 तक लगभग सभी विद्रोह समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, जुलाई 1858 तक लगभग 1857 की जितना भी क्रांति होता है वो सब समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो 1857 की क्रांति का जो परिणाम क्या हुआ वो देखेंगे। आज तक के लिए यहीं पर जय हिंद।